आज हम कला स्थापत्य एवं साहित्य का विकास, जिसमें हमने पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जाना था और आज हम मुगल स्थापत्य कला के बारे में समझेंगे और साहित्य के बारे में कि किस प्रकार साहित्य इस समय रहा। तो मुगल काल, जैसा कि हमने देखा कि बाबर के बाद बहादुर शाह जफर तक मुगल काल चला और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा इस वंश का अंत कर दिया जाता है और ये वंश खत्म हो जाता है। तो मुगल जिस प्रकार से अकबर के समय में, जहांगीर के समय में और औरंगजेब के, इसके शाहजहां के समय में स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किन किन इमारतों को बनवाया गया, जैसा कि ये काल मुगल डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय तक रही और बाबर और हुमायूं के समय में विशेष इमारतों का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि उन्हें इतना समय भी नहीं मिला। लेकिन भारत में अकबर ने लंबे समय तक शासन किया और अपने शासन काल के दौरान अकबर ने विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें आगरे का लाल किला और फतेहपुर सीकरी इसका प्रमुख रूप से उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद जहांगीर के समय में जहांगीर ने भी कुछ नवीन इमारतें बनवाई, जैसे सिकंदरा का मकबरा, और उस समय नूरजहां ने भी अपने पिता की याद में एतमाद उद्दौला का मकबरा यमुना के उस पार आगरे में बनवाया। और इसके बाद अगर शाहजहां का शासनकाल देखें तो शाहजहां का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है इस बात स्थापत्य कला की दृष्टि से। उसने आगरे के किले में बहुत सारी मस्जिदें, मतलब बहुत सारी इमारतें बनवाई और इसके बाद उसने एक शाहजहांवाद नामक नगर, शाहजहांवाद नगर भी बसाया और दिल्ली का लाल किला भी उसने बनवाया और जामा मस्जिद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समय में भी स्थापत्य कला का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में इतना उन्नति स्थापत्य कला की दृष्टि से नहीं देखने को मिलती है क्योंकि औरंगजेब का जो दक्षिण नीति, राजपूत नीति और अन्य प्रकार की नीतियों में उलझा रहा और उसने इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। पर अब औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में रबिया और दौरानी का मकबरा बनवाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल स्थापत्य कला अपने स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको हम विस्तार से जानेंगे। मुगल स्थापत्य कला, मुगल वंश के संस्थापक बाबर को दिल्ली और आगरा की तुर्क तथा अफगानी सुल्तानों की निर्मित इमारतें पसंद नहीं आई और बाबर द्वारा बनाई गई दो इमारतें ही बची हैं, पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद। हुमायूं ने दीन पनाह नामक और दिल्ली का महल मजबूती की दृष्टि से बनाया गया, किंतु शेर शाह ने इसको नष्ट करवा दिया था और अन्य इमारतों में आगरे के निकट मस्जिद तथा दूसरी हिसार के फतेहाबाद मस्जिद शिल्प कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हम इसमें कोई विशेष निर्माण कार्य नहीं हुआ क्योंकि हुमायूं अपने समस्याओं से जूझता रहा, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही दुनिया से गया और बाबर को इतना समय नहीं मिला। लेकिन फिर भी बाबर के समय की जो पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद और हुमायूं ने दीन बना और अन्य इमारतों में जैसे आगरे के निकट मस्जिद और दूसरी हिसार के फतेहाबाद मस्जिद शिल्प कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अकबर कालीन स्थापत्य कला, तो अकबर जो कि अल्पायु में ही शासक बना और जब वह युवा अवस्था में आया तो उसने स्थापत्य की ओर भी ध्यान दिया और आगरे का किला को अच्छी तरीके से लाल पत्थर से बनवाया और उसके अंदर अकबर के समय स्थापत्य शैली कला विकसित हुई। उसे वह वास्तव में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय दिखाई देता है उसकी स्थापत्य कला में।
इमारतें जो है अकबर के द्वारा बनाई गई है उसमें आगरे का लाल किला, किले के अंदर अकबरी महल और जहांगीरी महल भी देखने को मिलते हैं। फतेहपुर सीकरी में अगर उसने बुलंद दरवाजा और गुजरात विजय को उपलक्ष्य में बनवाया था, वो दीवाने खास जो अन्य महल है उसके अंदर दीवाने खास, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई और बीरबल का महल, जिसकी कलाकृति अगर देखने में काफ़ी उच्च कोटि की है और इनकी दीवारों पर चित्रकारी भी देखने को मिलती है। अनूप तालाब जो कि उस समय संगीत का एक आयोजन गोष्ठी होती थी, जहाँ पर तानसेन और अन्य संगीतज्ञ अपनी स्वर लहरियों से सम्राट का मनोरंजन करते थे। और बुलंद दरवाजा जो कि काफ़ी बड़ा और विशाल है, जो आज भी अपनी गौरव गाथा को प्रकट करता है। तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल में जो फतेहपुर सीकरी और आगरे का किला, इसके अंदर जो बनी हुई जो इमारतें अकबरी महल और जहांगीरी महल अपना विशेष स्थान रखती है। इसके बाद जहांगीरकालीन इमारतें हैं। तो जहांगीर को चित्रकला का शौक ज़्यादा था बजाय स्थापत्य कला। तो जहांगीर की जो बेगम नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया यमुना के उस पार, और सिकंदरा का मकबरा जहां अकबर को मृत्यु के बाद दफन किया गया, और लाहौर के पास सागरा में जहांगीर का मकबरा भी बनाया गया है, जो कि नूरजहां की देन है और उसने इसको बहुत अच्छी तरीके से उसकी सजावट करवाई है। तो जहांगीरकालीन इमारतें ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन उसमें नूरजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतों का विशेष महत्व देखने मिलता है। और एतमाद-उद-दौला मकबरा भी श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। इसके बाद स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो मुगल काल में शाहजहां के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष उन्नति दिखाई देखने को मिलती है, क्योंकि शाहजहां को स्वयं नवीन इमारतों का निर्माण कराने का विशेष शौक था। और उसने आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद और जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद बनवाई। ये प्रमुख इमारतें हैं। दिल्ली के लाल और ताजमहल की नकल, और इसके बाद इसमें और भी देखते हैं जैसे दीवाने आम, दीवाने खास महल, शीश महल, मुसलमान बुर्ज, मच्छी भवन, मोती मस्जिद इमारतें आदि ये देखने को मिलती है। और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। इसके अतिरिक्त उसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो काफ़ी भव्य इमारत है और ये यमुना के किनारे स्थित है। और इसको आज भी लोग बहुत मतलब उत्सुकता के साथ देखते हैं। ये पूरी श्वेत संगमरमर में बनी इमारत है। इस इमारत के चारों तरफ बाग बगीचे भी हैं। और ये बताया जाता है कि इतिहासकार बताते हैं कि इस इमारत को बनाने से पहले ये यमुना के किनारे कुएं बनाए गए और उसको लेंटर डाल के पाट के उसके ऊपर ये इमारत बनाई गई, जिसमें लकड़ी जो इमारती लकड़ी है उसको भरा गया, जिससे कि इसकी नमी बनी रहे और भूकंप के झटके भी इमारत को न लगे। इसकी चारों मीनारें हैं जो बाहर की ओर झुकी हुई हैं। यदि भूकंप आने पर ये इमारतें मुख्य गुम्बद पे लगे रहें, जिससे कि नष्ट ना हो। इसके सामने फव्वारे भी लगाए गए हैं और इसके जो आगे से जो इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है, वहाँ से इस इमारत की एक छटा देखने मिलती है। और इस इमारत में दो तरह की कब्रें बनाई गई हैं, नकली और असली कब्रें। ऊपर विभाग पर शाहजहां मुमताज़ की नकली कब्रें और नीचे असली कब्रें। ऐसा बताया जाता है कि ये बुरहानपुर के बाद मुमताज़ महल का शव यहाँ लाया गया और इमारतें बन गई, तो इसके बाद इसी में उसको दफन किया गया। तो ये प्रेम का प्रतीक है ताजमहल। पतनोन्मुख स्थापत्य कला, तो ये औरंगजेब के समय में ऐसी स्थिति आती है कि औरंगजेब को ना तो स्थापत्य कला में रुचि, चित्रकला में भी नहीं, और संगीत कला से वो बेहद दूरी बना कर रखी। औरंगजेब ने स्थापत्य कला में रुचि नहीं थी और लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर में जामा मस्जिद
व बादशाही मस्जिद बनवाई गई। ये प्रमुख इमारतें हैं। ताजमहल की नकल पर और औरंगाबाद के पास अपनी पत्नी रबिया और दौरानी का मकबरा भी उसने बनवाया, जो ताजमहल की नकल कही जा सकती है। और औरंगजेब का ज़्यादातर समय अपनी राजनीतिक उलझनों में फंसा रहा, उसने कभी तो विशेष ध्यान नहीं दिया। और औरंगजेब के पश्चात जो भी मुगल सम्राट हुए उन्होंने भी स्थापत्य कला में कोई विशेष उन्नति देखने को नहीं मिलती है। मध्यकालीन साहित्य, अगर मध्यकालीन साहित्य देखें तो अल-बैरूनी ने तहकीक हिंद और मिनहाज सिराज ने तबकात नासिरी और अमीर खुसरो ने भी अन्य ग्रंथों की रचना की, जिससे कि हमें सल्तनत काल और मुगल काल की भी जानकारी प्राप्त होती है। अल-बैरूनी ने तहकीक हिंद में और मिनहाज सिराज ने तबकात नासिरी में सुंदर अपना वर्णन किया है उस समय के तत्कालीन शासकों के बारे में। और अमीर खुसरो ने संगीत प्रेमी भी था, उसने भारतीय वीणा ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। और जियाउद्दीन बर्नी और फिरोज तुगलक स्वयं एक विद्वान थे और फुतुहात फिरोज शाही की रचना स्वयं फिरोज तुगलक ने की। तो फारसी साहित्य का विकास हमें सल्तनत काल और मुगल काल में दिखाई देता है। इसके बाद संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य इस युग में अधिकतर मतलब ये मध्यकाल में अधिकतर इस युग में अधिकतर संस्कृत ग्रंथ विजयनगर, वारंगल और गुजरात के हिंदू राजाओं के संरक्षण में लिखे गए। क्योंकि ये हिंदू रियासतें थी तो इन्होंने संस्कृत को विशेष मतलब बढ़ावा दिया और हिंदू राजा थे उनकी संरक्षण में की गई। कल्हड़ की राजतरंगी और जयदेव की गीत गोविंद इसके प्रमुख उदाहरण है। और भी अन्य साहित्य संस्कृत साहित्य की रचना देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में अगर देखें तो राजपूतों की गौरव गाथाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो, आला उदल आदि ग्रंथ हिंदी भाषा में ही लिखे गए। और इस समय हिंदी साहित्य को और अधिक गौरव प्रदान करने में तुलसीदास कवि और सूरदास, मीराबाई और रहीम का भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। तुलसीदास ने जैसे कि रामचरित मानस और कबीर के जो दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास की कृष्ण भक्ति के जो भी काव्य, ये हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि है। और मीराबाई के जो पद हैं वो इसी मध्यकाल में लिखे गए। और इन कवियों ने हिंदी साहित्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्दू साहित्य को देखें तो सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में उर्दू को विशेष मान्यता मिली। बीजापुर गोलकुंडा रियासतों ने भी उर्दू को बढ़ावा दिया। तो बीजापुर गोलकुंडा रियासतें और सम्राट मोहम्मद शाह ने भी उर्दू को मान्यता दी और उर्दू को अधिक से अधिक बढ़ावा मिला। इसके बाद चित्रकला को देखते हैं तो चित्रकला में अब हुमायूं और बाबर को तो इतना समय भी नहीं मिला चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने का, या उन्होंने इतना प्रोत्साहन नहीं दे पाया क्योंकि अपनी वो राजनीतिक झंझटों से ही उलझे रहे। लेकिन अकबर कालीन चित्रकला ईरानी और भारतीय चित्रकला का सम्मिश्रण देखने को अकबर के समय देखने को मिलता है। बादशाहनामा के चित्रकारों की चित्रकारी को देखकर चित्रकला का कृत्रिम विकास इस समय समझा जा सकता है। अकबर के दरबारी चित्रकारों ने सुलेखकारी को भी प्रचलित किया था। तो अकबर के दरबार में जो सुलेखकारी एक नई शैली विकसित हुई और बादशाहनामा के ऊपर जो चित्रकारी की गई है चित्रकारों द्वारा, उससे ही पता चलता है कि उस समय कितनी उत्कृष्ट मतलब कोटि की चित्रकला थी। चित्रकारी में विशेष रूप से पशु पक्षियों चित्र, प्राकृतिक चित्र देखने को विशेष रूप से मिलते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग और कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल जहांगीर के समय में देखने को मिलता है क्योंकि जहांगीर स्वयं चित्रकला का विशेष शौकीन था और उसके दरबार में उच्च कोटि के चित्रकार मौजूद रहते थे। उसने स्वयं नूरजहां से कहा था कि उसे चित्रकारी और शराब और शोभा का ही शौक है, बाकी शासन की डोर शासन सत्ता वह स्वयं देखे। तो इस प्रकार वह विलास में जीवन तो जीता ही था लेकिन उसको चित्रकारी का विशेष शौक था। और उसके
जो अच्छी चित्रकारी का उदाहरण जो देखने को मिलता है, जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन ने, जो उस समय उसका एक बहुत फेमस जो चित्रकार हुआ है, जहांगीर के राज रोहन का चित्र बनाया था और जिसको तुजुक ए जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया। मतलब तुजुक ए जहांगीर की रचना हुई है, उसके मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर के राज रोहन का चित्र लगाया गया, जो कि एक उच्च कोटि का चित्र माना जा सकता है। और जीवन भर चित्रकला में ही जहांगीर लगा रहा। चित्रकला का पतनोन्मुख काल। चित्रकला की इस समय एक नई शैली विकसित हुई, जिसे दिल्ली कलम, जिसे क्या कहा गया, दिल्ली कलम। लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी चित्रकला को मतलब काफ़ी प्रोत्साहन दिया और उसकी विभिन्न इमारतों में चित्रकारी की एक विशेषता देखने को मिलती है। और ताजमहल और अन्य इमारतें, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, जामा मस्जिद और अन्य प्रकार की मस्जिदों में भी पत्थरों को काट कर पत्थरों द्वारा चित्रकारी देखने को मिलती है। तो शाहजहां के बाद औरंगजेब के समय में इतना विकास नहीं, लेकिन इसके बाद चित्रकला इतनी डेवलप नहीं हुई। लेकिन उस समय एक नई शैली विकसित जिसे दिल्ली कलम कहा गया है। राजपूत चित्रकला। मुगल चित्रकला का राजपूत चित्रकला पर विशेष प्रभाव पड़ा, जिसमें रागिनी भागवत के चित्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और मुगल कालीन चित्रकला ने जो मुगल राजपूत चित्रकला पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। अब जो राजपूत राजा भी अपने किलों में उसी प्रकार की नक्काशी और चित्रकारी करवाने लगे, जो उन्होंने मुगलिया इमारतों में देखने को मिली है। अन्य ललित कलाएं। अन्य ललित कलाओं में देखा जाए तो संगीत कला मुगल काल में विशेष रूप से अकबर के संगीत गोष्ठी, सितार आदि के बारे में विशेष उन्नति देखने को मिलती है। और उस समय जो उनके अकबर के गायक बाबा रामदास और तानसेन, बैजू बावरा, इनकी संगीत जो गोष्ठी होती थी उसमें एक विशेष प्रकार का एक मतलब वातावरण तैयार हो जाता था संगीत नुमा। जैसे कि फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अनूप तालाब को इसी उद्देश्य से बनाया था कि उसमें शाम के समय संगीत गोष्ठी का आयोजन कराया जाए और अकबर स्वयं और उनकी रानियाँ वहाँ से उसका संगीत का आनंद लेती थी। जैसा कि हमने देखा, तानसेन अपने आप में संगीत सम्राट है। मूर्ति कला में अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में मूर्ति कला को विशेष रूप से वर्जित किया गया, लेकिन फिर भी इस समय मूर्ति कलाओं में पशुओं की मूर्तियाँ, पक्षियों की मूर्तियाँ और मनुष्यों की मूर्तियाँ भी विशेष रूप से बनाई जाती थी। और जैसा कि आगरा के किले के बाहर भी मूर्ति निर्मित देखने को मिलती है। तो मूर्ति कला को विशेष इसका प्रोत्साहन तो नहीं मिला, लेकिन पशु जानवरों की मूर्तियाँ अधिक बनाई गई। इसका धातु कला के क्षेत्र में देखा, धातु कला में विभिन्न प्रकार के उद्योग डेवलप हुए, जिसपे विभिन्न प्रकार के धातुओं से नई नई वस्तुएं बनाने को देखने को मिलती है, जिसमें लोहे का प्रयोग और सोना, चांदी और भी बहुत सारी धातुएं, मिश्रित धातुओं से नई नई चीज़ें बनाई जाती थी। उस समय जो मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकता थी, तो इस प्रकार धातु कला उद्योग भी मध्यकाल में विशेष रूप से डेवलप हुआ। अगर सल्तनत काल में देखें या मुगल काल में, लेकिन मुगल काल में अगर देखें तो उस समय धातु कला अपनी विशेष उन्नति की चरम सीमा पर था और जिसका मनुष्य के जीवन में विशेष प्रकार से महत्व माना जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में कला, स्थापत्य और साहित्य के जीवन के विकास में मुगल स्थापत्य कला के बारे में जाना, अकबरकालीन स्थापत्य कला, जहांगीरकालीन इमारतें, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, पतनोन्मुख स्थापत्य कला, मध्यकालीन साहित्य, फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला में अकबरकालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल और चित्रकला का पतनोन्मुख काल, राजपूत चित्रकला, अन्य ललित कलाएं, संगीत, मूर्तिकला और धातु कला। तो आज बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। ओके।